डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इम्यून सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सी कोशिकाएं प्रयुक्त होती हैं, प्रत्येक जो कोशिका है उसका विशिष्ट रूप से क्या कार्य होता है, और इसके साथ साथ सेल्युलर इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसे कहते हैं और ये क्या कार्य करती हैं, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, हिमेटोपोइसिस। जो रक्त कोशिकाएं जो बनती हैं, विभाजन होता है, बनती हैं, विभाजन होता है और उनका विभेदन होता है, इसे हम हिमेटोपोइसिस कहते हैं इस प्रक्रिया को। स्टेम सेल्स वो कोशिकाएं होती हैं, स्तंभ कोशिकाएं, जिनमें हर प्रकार की कोशिका का निर्माण करने की क्षमता होती है। स्टेम सेल्स कई प्रकार की होती है, यूनिपोटेंट, मल्टीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट और टोटीपोटेंट। मतलब यूनिपोटेंट का मतलब होता है एक ही प्रकार की कोशिका का निर्माण वो कर पा रही हो। मल्टीपोटेंट कोशिका स्टेम सेल्स का मतलब होता है कि वो एक प्रकार के स्तंभ कोशिका से कई अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर पा रही हो। और टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स का मतलब होता है कि एक ही स्तंभ कोशिका से प्रत्येक प्रकार की किसी जीव के शरीर की हर प्रकार की कोशिका या पादप में जैसे कि हर प्रकार की कोशिका का निर्माण कर सके। तो इस प्रकार से स्टेम सेल्स के अंदर हर प्रकार की कोशिका का निर्माण करने की क्षमता उत्पन्न होती है। उसमें सारे जीन्स जो है वो उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो आगे जा कर के कौन सा जीन एक्टिवेट हो रहा है और कौन सा जीन डिफ्रेंशिएट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो ब्लड सेल्स को निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं, स्टेम सेल्स, ये दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, माइलॉइड प्रोजेनाइटर और लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। ये माइलॉइड प्रोजेनाइटर में और लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर दो प्रकार की पूर्वज कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। माइलॉइड प्रोजेनाइटर जो है ये डेंड्राइटिक कोशिकाएं जो होती है वो आप देख रहे हैं कि लिम्फॉइड वाले जो पूर्वज हैं और माइलॉइड वाले जो पूर्वज हैं उनमें दोनों में उत्पन्न होती हैं। तो माइलॉइड प्रोजेनाइटर में और किन किन प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं? ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट, प्रोजेनाइटर। ग्रैन्युलोसाइट्स वो कोशिकाएं होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में ग्रैन्यूल्स उपस्थित होते हैं। तो ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दो प्रकार की कोशिकाओं में विभक्त होती हैं। और ये मोनोसाइट्स ब्लड के अंदर सर्कुलेट होती हैं और बाद में जाकर के ये टिश्यूज़ में जाकर के इकट्ठी हो जाती है, वहाँ पहुँच जाती हैं। तो इनको हम तब मैक्रोफेजेस कहते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, ये सब फेगोसाइटिक कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का भक्षण करके उनको ख़त्म करती हैं, जो एंटीजन्स हैं। इसके अलावा माइलॉइड प्रोजेनाइटर के अंतर्गत इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स भी पाई जाती हैं। ये जो है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल या बेसोफिल, ये जो कोशिकाएं हैं इन्हें हम ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स उपस्थित होते हैं और ये ग्रैन्यूल्स विशिष्ट प्रकार की डाई के द्वारा अभिरंजित होते हैं। अगर इनके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो इओसिन नामक डाई के द्वारा स्टेन्ड होते हैं पिंक कलर में, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो ऐसी कोशिकाओं को हम इओसिनोफिल कहते हैं। इओसिनोफिल्स जो हैं वो कुछ पैरासाइट्स होते हैं, हेलमिन्थीज जैसे, तो इनको ख़त्म करने में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके साथ साथ ये कुछ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में भी अपना योगदान देती हैं। इसके बाद बेसोफिल कोशिकाएं, इनको बनाने वाली जो कोशिकाएं, प्रोजेनाइटर का मतलब होता है पूर्वज कोशिकाएं, तो बेसोफिल को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको हम क्या कहेंगे? बेसोफिल प्रोजेनाइटर। इओसिनोफिल को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको हम क्या कहेंगे? इओसिनोफिल प्रोजेनाइटर, मतलब इनके पूर्वज हैं ये। न्यूट्रोफिल, इनकी जो है ये ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट प्रोजेनाइटर्स हैं, क्योंकि ये मोनोसाइट्स का भी निर्माण कर रही हैं और न्यूट्रोफिल्स का भी निर्माण कर रही हैं। मोनोसाइट जो हैं जब ब्लड सर्कुलेशन में होती हैं तो ये मोनोसाइट कहलाती हैं, जब ये टिश्यू में जाकर स्थायी हो जाती हैं तब ये मैक्रोफेजेस कहलाती हैं। ये विशिष्ट फेगोसाइटिक या कोशिका भक्षकाणु कोशिकाएं हैं जो कोशिकाओं का या एंटीजन्स का या प्रतिजन का भक्षण करके उन्हें नष्ट करने का कार्य करती हैं। बेसोफिल्स जो हैं ये बेसिक डाइज जो हैं जैसे कि मिथाइलिन ब्लू, इनके द्वारा स्टेन्ड होती हैं। आप देख रहे हैं ब्लू कलर की स्टेन्ड है दिखाई दे रही है साइटोप्लाज्म में जो ग्रैन्यूल्स हैं, तो इनका नाम बेसोफिल पड़ा है। जो बेसिक डाई से स्टेन होती हैं उन्हें हम बेसोफिल कहते हैं। जो एसिडिक
डाई से स्टेन होते हैं, जैसे कि ईओसिन से, उन्हें हम ईओसिनोफिल कहते हैं। और जो किसी भी ना तो एसिडिक और ना ही बेसिक डाई से स्टेन होते हैं, यानी स्टेन नहीं होते, न्यूट्रल रहते हैं, इसलिए इनको हम न्यूट्रोफिल कहते हैं। इनमें ये जो है ये इनके जो न्यूक्लियस हैं वो मल्टी लोब्ड होते हैं। आप देख रहे हैं इनकी न्यूक्लियस जो है वो एक पिंडी नहीं है, एक पिंड से ज़्यादा पिंड है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है। इसके साथ साथ माइलॉइड प्रोजेनाइटर में अन्य प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? मेगा कैरियोसाइट्स फर्दर प्लेटलेट्स का निर्माण करते हैं, डिम्बाणुओं का निर्माण करते हैं, जो कि रुधिर का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इरिथ्रॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स, इरिथ्रॉइड प्रोजेनाइटर मतलब पूर्वज, और इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनका निर्माण करती हैं। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और इनको बनाने वाली जो पूर्वज कोशिकाएं हैं उनको हम इरिथ्रॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स कहते हैं। इनके अंदर जैसे जैसे कोशिका विभेदित होती जाती है वैसे वैसे न्यूक्लियस जो है वो नष्ट हो जाता है। मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उपस्थित नहीं होता है। दूसरे चैनल की बात करें तो दूसरा चैनल है लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। इसमें लिम्फेटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनका निर्माण होता है, जो कि अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, ये उन कोशिकाओं का निर्माण करने वाली विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर भी डेंड्राइटिक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त ये दो मुख्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम टी सेल्स और बी सेल्स कहते हैं। टी सेल्स जो थाइमस में जाकर के मैच्योर होती हैं, और बी सेल्स जो बोन मैरो में जाकर के मैच्योर होती हैं। और बर्ड्स में ये बर्सा ऑफ फैब्रिकस, जो कि बर्ड्स के क्लोएका के पास में एक ऑर्गन होता है, वहाँ जाकर के मैच्योर होती हैं, इसलिए इन्हें हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर दो कोशिकाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, टी लसिकाणु और बी लसिकाणु, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। इनको बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं उन्हें हम प्रोजेनाइटर कहते हैं, इसलिए ये कहलाएंगी टी सेल प्रोजेनाइटर। ये मुख्य रूप से दो प्रकार में आगे विभेदित होती हैं, टी एच सेल्स, जिन्हें हम टी हेल्पर सेल्स या टी सहायक कोशिका कहते हैं, और टी सी सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो टी सेल्स भी फर्दर आगे जाकर के दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, टी हेल्पर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। बी सेल्स जो हैं, ये बी सेल्स प्रोजेनाइटर्स जो हैं वो बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। बी सेल्स जो हैं ये भी जैसे ही कोई एंटीजन आता है तब उनके द्वारा ये एक्टिवेट होती हैं, और इनकी जीन्स में कुछ चेंजेस आते हैं, जिससे विभाजित होकर के दो प्रकार की कोशिकाएं बना लेती हैं, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स, इसको हम नैव बी सेल भी कहते हैं, जो एकदम नई है। जैसे ही एंटीजन से ये इंटरेक्ट होती है वैसे ही इनमें चेंजेस आते हैं, और ये डिवाइड हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक तो प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा, और एक मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो उसी वक्त एंटीबॉडीज़ या प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। प्रत्येक प्रकार के अलग अलग एंटीजन्स, क्योंकि कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग टाइप के वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, तो उन सब के लिए अति विशिष्ट एंटीबॉडीज़ का निर्माण होना ज़रूरी है। तो ऐसे में ये प्लाज्मा सेल्स जो हैं उन विशिष्ट एंटीजन्स के प्रति विशिष्ट एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, और उसी वक्त उन एंटीजन्स को नष्ट करने का कार्य करती हैं। और मेमोरी सेल्स जो है ये फर्दर इनमें ये एक तरीके से याददाश्त रखती हैं कि इसी प्रकार का एंटीजन जब बॉडी में दोबारा आएगा तो ज़्यादा रैपिड और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से वही एंटीबॉडीज़ बनाएगा और उसे तुरंत उसको नष्ट कर देगा, और यही वैक्सीनेशन का आधार है। तो मेमोरी सेल्स जो हैं वो बाद में फ्यूचर में कभी अगर फिर से एक्सपोजर होता है उसी सेम एंटीजन का, तो ये उसके लिए होती हैं। उस वक्त तुरंत उन एंटीजन्स को ख़त्म करने के लिए जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं वो प्लाज्मा बी सेल्स बनाती हैं।
इसी तरीके से टी साइटोटॉक्सिक सेल्स भी होती हैं जो कुछ उसी वक्त काम करती हैं और कुछ आगे फर्दर फ्यूचर में जो है उनको नष्ट करने का कार्य करती हैं। मुख्य रूप से जो सेल्यूलर इम्यूनिटी है वो टी सेल्स के द्वारा दिखाई जाती है। इम्यूनिटी जो है वो दो प्रकार की होती है, सेल्यूलर और ह्यूमोरल। तो सेल्यूलर इम्यूनिटी जो है वो टी सेल्स के द्वारा दिखाई जाती है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी सेल्स के द्वारा दिखाई जाती है। यहाँ पे हम फिर से एक बार देख लेते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी वर्सेस सेल्यूलर इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। विद असिस्टेंट फ्रॉम हेल्पर टी सेल्स, इसमें टी हेल्पर सेल्स का भी सहयोग होता है, लेकिन अगर प्रश्न में पूछा जाए तो हम मुख्य रूप से इसमें बी सेल का ही नाम लेते हैं, क्योंकि बी सेल्स जो है वो ज़्यादा मेन रोल प्ले करती हैं। हेल्पर टी सेल्स इसमें सहयोग करती हैं। तो टी हेल्पर सेल्स जो एंटीजन आ रहा है उसको थोड़ा प्रोसेस करके इनको बी सेल को देता है। बी सेल उनसे एक्टिवेट हो जाती हैं और विभेदित हो जाती है दो प्रकार की कोशिकाओं में। एक तो प्लाज्मा बी सेल है। प्लाज्मा बी सेल्स क्या करती हैं, दे कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन, उस प्रकार विशेष प्रकार के एंटीजन के प्रति तुरंत एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और उन्हें नष्ट करने का कार्य करती हैं। द ह्यूमरल इम्यून सिस्टम डील्स विद एंटीजन्स फ्रॉम पैथोजेंस दैट आर फ्रीली सर्कुलेटिंग और आउटसाइड द इन्फेक्टेड सेल्स। ह्यूमरल इम्यून सिस्टम जो है वो ऐसे पैथोजेंस और ऐसे एंटीजन्स को डील करता है जो कि फ्री सर्कुलेटिंग होते हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में या सर्कुलेशन में फ्रीली घूम रहे हैं और आउटसाइड द इन्फेक्टेड सेल, और संक्रमित कोशिका से बाहर हैं। संक्रमित कोशिका के अंदर नहीं है, ये संक्रमित कोशिका से बाहर है। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बी सेल्स विल बाइंड टू एंटीजन्स न्यूट्रलाइजिंग देम और कॉजिंग लाइसिस और फैगोसाइटोसिस। जो बी सेल्स हैं, प्लाज्मा बी सेल्स हैं या मेमोरी बी सेल्स हैं, उनसे जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं ये उन एंटीजन्स, विशेष प्रकार के एंटीजन्स के साथ जुड़ेंगी। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन होगा और उन एंटीजन्स को या तो ये न्यूट्रलाइज कर देंगी यानी निष्क्रिय कर देंगी या लाइसिस कर देंगी, उनको डिस्ट्रक्शन लाइसिन एंजाइम के द्वारा डिस्ट्रक्शन या डिसोल्यूशन कर देती हैं, या फिर फैगोसाइटोसिस कोशिका भक्षण उनका कर देती है। सेल्युलर इम्यूनिटी इट अकर्स इनसाइड इन्फेक्टेड सेल्स एंड इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। सेल्युलर इम्यूनिटी का नाम आता है तो हम टी लिम्फोसाइट्स का नाम लेते हैं, और ये संक्रमित कोशिका के अंदर जो एंटीजन्स हैं वो क्या करते हैं, किसी कोशिका को संक्रमित कर देते हैं और उस कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में उस प्रकार के एंटीजन्स को डील करने के लिए सेल्युलर इम्यूनिटी मुख्य भूमिका निभाती है, और ये टी सेल्स जो हैं, टी लिम्फोसाइट्स, उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। The pathogens antigens are expressed on the cell surface or on an antigen presenting cells. जो भी रोग कारक है उसका जो एंटीजन है वो या तो संक्रमित कोशिका के सरफेस पर प्रदर्शित होता है, या फिर कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं, ये उनके सेल सरफेस पर उपस्थित होता है। कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो बाहर से आने वाले जो रोग कारक एंटीजन्स हैं उन एंटीजन्स को प्रोसेस करती हैं और फिर अपनी सरफेस पर उनका जो विशिष्ट उनका एंटीजेनिक पार्ट है उसको अपने सरफेस पे लगा लेती हैं। ऐसी कोशिकाओं को हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं ये टी सेल्स को सक्रिय करने का कार्य करती हैं। इनको हम फर्दर आगे और डिटेल में भी विस्तार से इनके बारे में अन्य वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। Helper T cells release cytokines that help activated T cells bind to the infected cells. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि helper T cells हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं और अब ये T cells को एक्टिवेट कर रही हैं, और T cells फिर उस संक्रमित कोशिका, क्योंकि उस कोशिका के अंदर हमारा एंटीजन है तो उस संक्रमित कोशिका से ये इंटरैक्ट होते हैं। MHC एंटीजन कॉम्प्लेक्स, MHC antigen complex and differentiate the T cell into a cytotoxic T cell. The infected cell then undergo lysis. अब वो जो एंटीजन है और एंटीजन प्रेजेंटिंग कोशिका के बीच में जो MHC है, MHC का मतलब होता है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और टी सेल्स के बीच में संबंध बनाने का कार्य करते हैं, जिससे वो टी सेल्स प्रॉपरली स्पेसिफिक प्रकार के एंटीजन से जुड़े और उसको नष्ट करें।
ये भी टी सेल्स को डिफ्रेंशिएट करती है साइटोटॉक्सिक टी सेल में। ये टी सेल को साइटोटॉक्सिक टी सेल के रूप में बना देती हैं और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स फिर उस इन्फेक्टेड कोशिका को ख़त्म कर देती है। वो कोशिका भी ख़त्म हो जाती है और उस कोशिका के साथ साथ जो उसका एंटीजन है वो भी ख़त्म हो जाता है। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उन संक्रमित कोशिका को ख़त्म करने का कार्य करती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ह्यूमोरल रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज आते हैं। बाहर आप देख रहे हैं ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरसेस भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन हो सकती है, कोई लिपिड हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो फॉरेन पार्टिकल है और वो बॉडी के अंदर प्रवेश करने पर इम्यून सिस्टम को उद्दीपित कर रहा है, तो हम उसे एंटीजन कहते हैं। हमने इसके माउस के अंदर इंजेक्ट करवाया, वर्टिब्रेट बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया, तो ये दो प्रकार के रिस्पॉन्स शो कर सकता है। ह्यूमोरल रिस्पॉन्स जो कि बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा होता है और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो कि टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा होता है। बी सेल्स, जैसे ही बी सेल्स इन एंटीजन से एक्टिवेट होती है, बी सेल के ऊपर सरफेस पर बी सेल रिसेप्टर्स हैं, यानी कुछ ग्राही हैं बी सेल के सरफेस पर। इनसे जैसे ही वो एंटीजन जुड़ता है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होते ही ये बी सेल जो है एंटीजन सेलेक्टेड एंटीबॉडी सिक्रेटिंग बी सेल्स बन जाती है, यानी अब ये प्लाज्मा सेल बन गई है और ये प्लाज्मा सेल उन स्पेसिफिक एंटीजन से रिलेटेड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाएगी। एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा और वो एंटीजन जो है वो बॉडी से ख़त्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये फ्री सर्कुलेटिंग प्रकार के एंटीजन्स के लिए इस प्रकार की क्रियाविधि प्रदर्शित की जाती है। दूसरी प्रकार की जो इम्यूनिटी है जिसे हम सेल्यूलर इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहते हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो हैं, कुछ कोशिकाएं जैसे टी सेल्स है उनके ऊपर टी सेल रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं। ये टी सेल रिसेप्टर्स उन एंटीजन से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे ये इनके साथ जुड़ते हैं ये टी सेल्स सक्रिय हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो कुछ प्रोटीन्स का सिक्रीजन करती हैं। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस अन्य टी सेल्स जो हैं उनके ऊपर लगे रिसेप्टर्स से जुड़ती हैं और अंदर एक कैस्केड को स्टिमुलेट करती हैं, जिससे ये टी सेल्स जो हैं वो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएं और ये सेल जो है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो जो बाहर से आया हुआ एंटीजन है उसकी प्रोसेसिंग करती है और उसके अंदर जो रिलेटेड एक्चुअली एंटीजन पार्ट है उसको अपनी सेल सरफेस पर लाती है, इसलिए इन्हें हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। यहाँ पर मेसो और हिस्टो कॉम्प्लेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ये टी सेल्स इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में लगे एंटीजन को पहचानती हैं और उसके बाद में इन इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं, जो भी सेल इन्फेक्टेड है उस इन्फेक्टेड सेल को ख़त्म करने का कार्य साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है जो कि उन कोशिकाओं के लिए उन एंटीजन्स के लिए है जो सेल के अंदर प्रवेश कर गए हैं। उनको ख़त्म करने के लिए उस पूरी सेल को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो ऐसे में टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स प्रदर्शित करती हैं। तो ये है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स और सेल्यूलर रिस्पॉन्स में अंतर। थैंक यू।